चलो भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। क्या था भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट रिजुल? बीओपी। मुझे पता नहीं था बीओपी। बीओपी का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। शॉर्ट में रिवाइज करेंगे फटाफट। बैलेंस ऑफ पेमेंट किस सिस्टम पे, अकाउंटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में कौन से आइटम्स आती है? क्रेडिट आइटम्स और डेबिट आइटम्स। क्रेडिट आइटम्स का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव आइटम्स, या फिर कह लो जहाँ से पैसा रिसीट होता है। कौन सी आइटम? रिसीट साइड। चल जा भाई, रिसीट। ठीक है। और ये डेबिट आइटम्स है जो है पेमेंट। बच्चे पहले रिसीट साइड की बात करेंगे। रिसीट साइड में सबसे पहले क्या आता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोलेंगे। और गुड्स के अलावा क्या कर सकते हो? एक्सपोर्ट सर्विसेज। अब ध्यान से समझना, अगर मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहा हूँ तो मैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी कर सकता हूँ। वो क्या होगा? मेरी पेमेंट। एक इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए तो मैं खर्चा करूंगा ना, पेमेंट करूंगा। तो अगर मैं बात करूँ सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसको हम बोलते हैं विजिबल आइटम्स। क्या बोलते हैं? विजिबल आइटम्स। अगर मैं विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करूं, इसी चीज को हम बॉट बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, या इन शॉर्ट में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सर्विसेज को यहाँ पे एक्सक्लूड करना है। ठीक है। उसके बाद आ गया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, क्या ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं? मान लो इंडिया के बाहर जा रहे हैं, सर्विसेज जा रही है, क्या तुम देख सकते हो बॉर्डर क्रॉस करते वक्त? नहीं देख सकते। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? इनविजिबल आइटम। तो विजिबल आइटम जिनको हम बॉर्डर क्रॉस करते वक्त देख सकते हैं, इनविजिबल आइटम वो जिनको बॉर्डर क्रॉस करते वक्त हम नहीं देख सकते। तो ये सारे क्या आएंगे? डिफरेंस के पॉइंट है। अगर कल को पूछ लेता विजिबल और इनविजिबल आइटम में डिफरेंस क्या है, तो यही सब पॉइंट है। विजिबल जिनको आप बॉर्डर क्रॉस करते वक्त देख सकते हो, इनविजिबल जिनको नहीं देख सकते। एग्जाम्पल के तौर पर गुड्स, और दूसरे की एग्जाम्पल इनविजिबल आइटम की सर्विसेज। राइट। उसके बाद आगे यूनिलेटर रिसीट्स। यूनिलेटर रिसीट्स कौन सी होगी? वन साइडेड रिसीट, जैसे कि डोनेशन, चैरिटी, हाँ, गिफ्ट्स। अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो हम कहेंगे जी हमारी रिसीट क्रेडिट आइटम है। अगर हम किसी कंट्री को दे रहे हैं, जैसे यूएस ने हमें दिया तो वो रिसीट है। हमने श्रीलंका को दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, तो वो क्या? हमारी पेमेंट्स। ये वापस तो आएंगे नहीं। ठीक है ना। तो उसके बाद हम इनको बोलते हैं कि ये यूनिलेटर पेमेंट्स है। ठीक है, वन साइडेड पेमेंट जो वापस नहीं आएंगी। और इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर कोई मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है बाहर, ठीक है, कोई एसेट दिया हुआ है, तो वहाँ से जो इनकम आएगी, मान लो मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर्स के अंदर, या मान लो कोई डिबेंचर बॉन्ड कोई फॉरेन में रखा हुआ है, तो वहाँ से जो पैसा आएगा उसको क्या बोलूँगा मैं? इनकम। तो वो जो इनकम है वो यहाँ आएगी। और मान लो किसी और ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो यहाँ से भी तो जाएगी। मान लो रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपने इलॉन मस्क ने, तो जो उसको डिविडेंड जाएगा यहाँ से, उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम टू अब्रॉड। जो वहाँ से यहाँ आएगा, मान लो मैंने टेस्ला में इन्वेस्ट कर रखा है, उसने कोई डिविडेंड डाला, तो उसको क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। अब ध्यान से समझना, यही जो चार आइटम्स है ना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल पेमेंट्स, इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम टू अब्रॉड, इन सबको मिला के क्या बनता है? करंट अकाउंट। क्या बनता है? करंट अकाउंट। तो मैं कह सकता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक कंपोनेंट है करंट अकाउंट। क्या? करंट अकाउंट। ध्यान से समझना, क्या इन ट्रांजेक्शन से मेरी कोई एसिड या लाइबिलिटी स्टेटस चेंज हो रहा है मेरी कंट्री का? नहीं हो रहा। तो मैं कहता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे मेरे एसेट, मेरी कंट्री के एसेट या लाइबिलिटी स्टेटस चेंज नहीं होगा, उस आइटम्स को क्या बोलता हूं मैं? बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ नहीं, करंट अकाउंट। ठीक है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में अब तुम्हें डेफिनेशन दिखा देता हूँ। ये लिखी हमने डेफिनेशन, क्या? इट रेफर टू दोज ट्रांजेक्शन विच डू नॉट अफेक्ट द एसेट लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की ये स्टेटस चेंज नहीं करते हैं, एसेट या लाइबिलिटी। ना मेरा कोई एसेट बाहर बन रहा है, ना मेरी कोई लाइबिलिटी बन रही है, ना मेरे देश में कोई एसेट चेंज हो रहा है। हाँ जी। एक्सपोर्ट करेंगे तो हम पे तो करेंगे ना। क्या करेंगे? पे तो करेंगे। हाँ, तो एसेट कम नहीं हुआ? बचे कहाँ एसेट कम हो? जब मैं पेमेंट कर दूंगा, मेरे पास गुड्स भी तो आ गए, एक एसेट चला गया, एक एसेट आ गया, एसेट स्टेटस कहाँ चेंज हुआ? नहीं बच्चे, जब तू किसी से पेमेंट कर रहे, मान ले तूने कोई गुड्स खरीदा, ठीक है, तो उसके बदले कैश देगा, तेरे हाथ से एक एसेट गया, एक एसेट आ गया, तेरा स्टेटस कहाँ चेंज हुआ? एसेट तो वहीं का वहीं रहा ना। ऐसे स्टेटस कब चेंज हो जाए? जब तूने पैसे दिए, तेरे को कुछ नहीं आना। ठीक है ना, यही बात है ना। मगर यहाँ ऐसे स्टेटस कोई चेंज नहीं हो रहा। हाँ, तुम कहोगे सर यूनिलेटर ट्रांसफर्स, इसको हम यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं, ये एक्सेप्शन माना जाता है। ठीक है ना।
आगे चलते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को एक्सक्लूड करना, बट हाँ उसको हम मानते करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि कंट्री मानती है मेरा कोई एसेट चेंज नहीं हुआ। कंट्री ने अपने पैसा तो दिया, बट मेरी सामने वाले के प्रति कोई उसका मतलब मेरा कोई एसेट थोड़ी बना बाहर। मान लो मैंने पेमेंट ट्रांसफर कर दी, मेरे हाथ से जरूर गया, बट इसको एक्सक्लूड करना, क्या मेरी फॉरेन में कोई एसेट बनी? मान ले मैंने श्रीलंका को पैसे दिया, क्या श्रीलंका मेरे को वापस पे करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन है। मान लो यूएस ने मुझे कोई लोन दिया, क्या मैं उसको वापस करूंगा? लोन नहीं, डोनेशन मान लो, तो मैं उसको वापस करूंगा? नहीं। तो मैं कहूंगा मेरे स्टेटस तो चेंज हुआ ही नहीं, ना मेरा एसेट बढ़ा ना मेरी लाइबिलिटी बढ़ी, इसीलिए हम इसको यहाँ पे करंट अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो ये मत सोचना कि मेरा कोई एसेट बना, मेरी कोई लाइबिलिटी बनी, राइट। अगली बात करते हैं इन दो आइटम्स की। किनकी? रीपेमेंट या फिर बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड। मैंने रीपेमेंट करी, बाहर से कोई लोन लिया था उसकी, या फिर मैंने बाहर से कोई बोरिंग करी, एक चीज़। दूसरी चीज़ बच्चे मत कर, दूसरी चीज़ इन्वेस्टमेंट मैंने फॉरेन में करी कोई, या फिर फॉरेनर ने हमारे इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट करी। ये सब कहाँ आइटम्स आती है? क्या इनसे कोई एसेट लाइबिलिटी स्टेटस चेंज होगा? ध्यान से सोचो। मैंने बाहर कोई इन्वेस्टमेंट करी, क्या फ्यूचर में मैं वो इन्वेस्टमेंट वापस ले सकता हूँ? क्या मेरा एसेट बन गया? ऐसा समझ लो, बन गया ना। मान लो किसी ने बाहर से यहाँ इन्वेस्टमेंट करी, क्या हमारे देश की एक लाइबिलिटी बन गई कि हमने उसको पैसा वापस करना है? तो मैं कह सकता हूँ इन आइटम से, बोरिंग और इन्वेस्टमेंट से हमारा एसेट लाइबिलिटी स्टेटस चेंज होता है कंट्री का। तो इनको हम कहाँ इंक्लूड करते हैं? हम कहते हैं इनको करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। मतलब जो कि करंट अकाउंट बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, रिप्लेस कर दो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। अगर मैं मानता हूं कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन से मेरा कोई एसेट लाइबिलिटी स्टेटस चेंज नहीं होगा, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन से मेरा एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस चेंज होगा। ये डिफरेंस है, डिफरेंस ये है। क्या रहता है? इट रेफर्स टू दोज ट्रांजेक्शन विच अफेक्ट द एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री। और इसके कंपोनेंट्स क्या है? फॉरेन में इन्वेस्टमेंट, लोन या फिर बोरिंग्स, या बैंक की कैपिटल ट्रांजैक्शन। बैंक की कैपिटल ट्रांजैक्शन का एक एग्जांपल है एनआरआई का डिपॉजिट, ठीक है। दूसरा, मान लो बैंक ने लोन दिया था फॉरेन में, फॉरेनर डिफॉल्टर हो गया, तो बैंक ने कोई एसेट तो रखा होगा सिक्योरिटी के तौर पे। मान लो दुबई में लोन दिया था, बंदा भाग गया, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो मेरे पास ही पड़ी होगी ना, जिसको हम मॉर्टगेज बोलते हैं। तो मैंने वो प्रॉपर्टी बेचनी है, जब मैं वहां पे बेचूंगा, बैंक से वापिस पैसा लाऊंगा इंडिया के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेल आउट करके मैं पैसा ला रहा हूँ, ठीक है। वो भी कहाँ आती है? हमारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर। तो ये सब कहाँ है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का पार्ट, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट दो हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन से? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जिससे एसेट बना करंट, जिससे एसेट मतलब एसेट बना नहीं, एसेट चेंज, स्टेटस चेंज हुआ, वो हो गया कैपिटल। जिसमें एसेट स्टेटस चेंज नहीं हुआ उसको हम बोलते हैं करंट, ठीक है। सेम विद लाइबिलिटी, लाइबिलिटी चेंज हुई तो करंट, लाइबिलिटी चेंज नहीं हुई तो नहीं, लाइबिलिटी चेंज हुई तो कैपिटल, लाइबिलिटी चेंज नहीं हुई तो करंट, ठीक है। और ये विजिबल और इनविजिबल आइटम्स का पता चल गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट कंसेप्ट हमारा जो है ऑटोनॉमस आइटम्स और एक अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनॉमस आइटम्स वो आइटम्स होती है जो किसी प्रॉफिट मेकिंग मोटिव से करी जाए, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और यूनिलेटर पेमेंट्स, यूनिलेटर पेमेंट्स के पीछे कोई प्रॉफिट मोटिव होता है हमारा? नहीं होता, शॉर्ट बस हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। और इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी तो प्रॉफिट मेकिंग मोटिव है हमारा। तो यानी कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कहाँ आती है? हमारी अकोमोडेटिंग इसमें, ऑटोनॉमस आइटम्स में, क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग आइटम्स है, ठीक है। कुछ आइटम्स और होती है कैपिटल अकाउंट की जो हमारी प्रॉफिट मेकिंग मोटिव से होती है। मान लो मैंने किसी को कोई लोन दिया, उससे भी तो मेरे को इंटरेस्ट आएगा, तो उसका मोटिव क्या? हमारा प्रॉफिट मेकिंग। तो कह सकता हूँ कैपिटल और करंट में से कुछ आइटम्स ऐसी होती है जो प्रॉफिट मेकिंग मोटिव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेटिंग आइटम्स। क्या? अकोमोडेटिंग आइटम्स। जैसे कि आइटम्स रिलेटिंग टू सच ट्रांजेक्शन्स विच आर डन विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स, ठीक है। और अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसे कर रहे हैं जिसमें कोई प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेटिंग आइटम्स। अगर मैंने पीछे कुछ गलत बोल दिया तो इग्नोर करना। ऑटोनॉमस मतलब जिसमें मैंने कोई प्रॉफिट मेकिंग मोटिव है, और फिर वही बोल रहा हूँ। ऑटोनॉमस मतलब जिसमें कोई प्रॉफिट मेकिंग मोटिव है, और अकोमोडेटिंग मतलब जिसमें कोई प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं है। और यही जो हमारी ऑटोनॉमस आइटम्स है, इनको हम बोलते हैं अबव द लाइन आइटम्स। क्या हम देख रहे थे? मेजर पोर्शन जो था वो इस रेड लाइन के ऊपर ही था, जिनसे इनकम आती है। तो हम इस अबव द लाइन आइटम्स को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस। और बिलो द लाइन आइटम्स कौन सी? अकोमोडेटिंग। इस लाइन के बिलो वाली अकोमोडेटिंग, ऊपर वाली ऑटोनॉमस। अब करेक्ट हो गया। पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया मैंने, क्या बोल रहा हूँ।
ठीक है। अबव द लाइन आइटम्स ऑटोनॉमस, बिलो द लाइन आइटम्स अकोमोडेटिंग। अच्छा, अब ध्यान से समझना, अगर मैं प्रॉफिट मेकिंग मोटिव से करूंगा उसमें मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट इन द सेंस पैसा ज़्यादा आ गया, लॉस इन द सेंस कि मैंने पैसा बाहर ज़्यादा बेच दिया, राइट। तो ये ट्रांजेक्शन्स किस कारण से होगी? प्रॉफिट मेकिंग मोटिव से। मान लो मैंने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करा तो पैसा ज़्यादा आएगा, यानी कि रिसीट बढ़ जाएगा। अगर मैंने इंपोर्ट ज़्यादा करा यानी कि पैसा बाहर ज़्यादा जाएगा, पेमेंट साइड बढ़ जाएगा। तो क्या कह सकते हूँ ये हमारी ऑटोनॉमस आइटम्स ऐसी होती है जिसके कारण हमारा ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये इनबैलेंस हो जाता है, मान लो डिसइक्विलिब्रियम में आ जाता है, यानी कि या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा, पॉजिटिव बैलेंस होगा या तो नेगेटिव बैलेंस होगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के अंदर मैंने ऑलरेडी लिख दिया, एक्सपोर्ट मान लो 600 के करें आपने, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करिए 100 की, यूनिलेटर पेमेंट थी 300, टोटल कम्स टू 1000, यानी ये मेरे को पैसा आया। अब गया कहाँ पे है? 400 मैंने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे खर्चा, 200 रुपये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे खर्चा, यूनिलेटर पेमेंट्स मैंने करी 1100, डोनेशंस कर दी। तो टोटल आउट कितना किया मैंने? 1700, इन कितना किया? 1000। तो मैंने कितना अपनी जेब से और दिया? कह सकता हूँ 700, राइट। 700 मैंने अपनी जेब से डाला। अब ये 700 कहाँ से आएगा? अब इन आइटम्स को पूरा करने के लिए, मतलब ये जो इम्बैलेंस आया है किस कारण से आया? ऑटोनॉमस आइटम्स के कारण, क्योंकि इसमें मेरा प्रॉफिट मेकिंग मोटिव था। अब ये जो इम्बैलेंस है इसको ठीक करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? अकोमोडेटिंग आइटम्स। अकोमोडेटिंग का मतलब ये है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, अकोमोडेट कर रहे हो किसी को। अब इसको ठीक करने के लिए मैंने क्या किया? 700 रुपये मैंने बोरो कर लिया फॉरन से। जब मैंने बोरो करा, क्या मेरा टोटल मैच कर गया दोनों साइड का? क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम है, इसमें मैच होना ही चाहिए। तो मैंने जब बोरो करा, मेरा दोनों साइड का बैलेंस 1700 पूरा हो गया। यानी कि ऑटोनॉमस आइटम्स के कारण इम्बैलेंस आएगा किसमें? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और अकोमोडेटिंग आइटम्स के कारण क्या होगा? वो रेक्टिफाई होगा, करेक्शन आएगी उसके अंदर। तो एक डिफरेंस का पॉइंट, दीज आर कॉज फॉर इम्बैलेंस इन बीओपी, और दूसरा दीज आर रिस्पॉन्सिव फॉर करेक्शन इन इम्बैलेंस ऑन बीओपी। और ये इंपॉर्टेंट है क्या? इसमें कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन दोनों आती है ऑटोनॉमस के अंदर, और अकोमोडेटिंग में सिर्फ कैपिटल ट्रांजैक्शंस आती है, राइट। लास्ट चीज हमने डिस्कस किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारा इम्बैलेंस आता है और इक्विलिब्रियम भी आता है। मतलब जैसे सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, रिसीट साइड बड़ी हो सकती है, पेमेंट साइड शॉर्ट हो सकती है, या पेमेंट बड़ी हो सकती है, रिसीट शॉर्ट हो सकती है। तो इसके अंदर हमें समझना क्या कि अगर इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब मैंने जितना रिसीट किया उतनी ही पेमेंट करी। मान लो जैसे हमारा क्वेश्चन था, उसमें हमने 1000 की रिसीट करी थी, तो मान लो पेमेंट भी 1000 ही करी, तो उसको क्या बोलूंगा? इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है बीओपी क्या? बैलेंस्ड। मतलब हमारा ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं हुआ, बैलेंस है वो, ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि वो बैलेंस नहीं है, हिला हुआ है। अब हिला हुआ है तो इसका मतलब या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। हाँ, बंदे की बात नहीं कर रहा बच्चे, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बीओपी का या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब सरप्लस, जब बीओपी सरप्लस होगा इसका मतलब है मैंने रिसीट ज्यादा किया और पेमेंट्स कम करी है, यानी कि रिसीट्स आर ग्रेटर देन पेमेंट्स, तो इसको क्या बोलूंगा? सरप्लस या बीओपी सरप्लस, ठीक है। अच्छा, बीओपी डेफिसिट का मतलब अगर मैंने पेमेंट ज्यादा करी है और रिसीट कम करी है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बीओपी डेफिसिट। अब जो हमने एग्जाम्पल ली थी उसके अंदर हमारा क्या आया था? हमारा आया था बीओपी डेफिसिट। अब इसी डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए हमने क्या किया? लोन लिया, और उस लोन से हमने क्या किया? दोनों को बैलेंस कर दिया, ठीक है। बस यहाँ तक ही करेंगे, खत्म।